Hello everyone, welcome to today's video. आज हम करेंगे आपके एमसीक्यू ऑन टीचिंग पार्ट 2 को। तो टीचिंग के ही आपके कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में इन टॉपिक्स को समझना है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप बस हमारे चैनल पे जाएंगे, जहां आपको सब्सक्राइब के बगल में यहाँ ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन बटन पे आप देखिए तो यहाँ पर आपको जो यूकेएलटी एग्जाम दिख रहा है, ठीक है, इस पे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारी जो वीडियोस हैं, जो डिटेल में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड सेक्शन के, वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप पर आपको साइंस का एलटी साइंस, एलटी पेपर 1, एलटी पेडागोजी, एलटी एसएसटी, आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बस अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप वहां पर डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक्स और हायर लर्निंग। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपके टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, सेमिनार टेक्निक, ट्यूटोरियल टेक्निक, सिंपोजियम टेक्निक, कॉन्फ्रेंस टेक्निक। तो ये टेक्निक्स जो है आपकी हायर लर्निंग के लिए इसमें से कौन सी यूज नहीं होती, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेमिनार है, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस होते हैं। जब कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, आपने कभी अटेंड किए हों अगर, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी एक थीम को लेकर उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं और काफी हायर लर्निंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ट्यूटोरियल विधि जो है ये आपकी हायर लर्निंग में यूज नहीं होती। इस विधि को हम आपकी छोटी क्लासेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्यूटोरियल टेक्निक ज्यादातर तब यूज की जाती है जब आपको इंडिविजुअली अटेंशन देना होता है। तो आप क्या करते हो, क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो। एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम, एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी एबिलिटी के अनुसार हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे। और इससे क्या होता है, टीचर के लिए बेनिफिट ये रहता है कि जैसे अगर आपने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का आपने एक वो बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, तो उस पर आपको कम ही अटेंशन देना है। आपने थोड़ा बहुत वहां पे क्वेश्चन वगैरह बच्चों को दिया, आप उन्हें छोड़ के आ सकते हैं कि वो अपने आप से डिस्कस कर ले। लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप बनाया, आप उनको ज्यादा वहां पर क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे। पूरी क्लास होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि वीक स्टूडेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन ट्यूटोरियल टेक्निक में आप इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं अगर आपके पास वीक स्टूडेंट भी है तो, ठीक है। तो ट्यूटोरियल टेक्निक जो है वो हायर लर्निंग की नहीं है, एक तरीके से इंडिविजुअल जो अटेंशन देने की टेक्निक है, जहां पर आप एक वीक स्टूडेंट की को ज्यादा आप टाइम देकर, ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज द लोएस्ट एक्सपीरियंस इन एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग लर्निंग। तो एडगर डेल ने अपना एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जितनी भी टीचिंग एड्स एक्टिविटीज हम अपने टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, उसको उन्होंने कोन के शेप में अरेंज किया था कि किससे सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट जो है, जहां तक एडगर डेल का मानना था कि जब रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं तब बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उनके ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। एक बार हम चेक करते हैं, ये है आपका एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से यहाँ कोन को यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, यानी सबसे टॉप पर सबसे एब्स्ट्रैक्ट चीज रखी है और सबसे नीचे यहाँ पर सबसे कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको बहुत ज्यादा बच्चे को इमेजिन करके समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपने दिमाग में जो है उस चीज का अमूर्त रूप से चिंतन करके उसे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कॉन्क्रीट में देखेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जहां बच्चे को जो है जितनी चीज ठोस रूप में उसके सामने अवेलेबल होती है, जितना प्रैक्टिकली आप बच्चे को उस चीज के साथ रिलेट करवा पाओगे, उतना ज्यादा बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। अब देखो यहाँ टॉप पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट, मतलब आपने यहाँ पर टेक्स्ट या वर्बल सिंबल, यहाँ पे ट्री लिखा। अब ट्री वर्ड को देखकर ही बस बच्चे के दिमाग में आना चाहिए ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई। फिर इसके बाद आप ट्री की अगर पिक्चर दिखा दोगे यहाँ पर, ठीक है, एक ड्राइंग जैसी आपने बोर्ड पर बना दी, तो बच्चे को और ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही अगर आपने क्या किया, उसको कोई फोटो दिखा दी, यानी रियल फोटो दिखा दी, यहाँ आपने ड्राइंग बनाई थी, आपने कोई रियल फोटो दिखा दी, तो बच्चे को और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे कर करके हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं कि बच्चे को और ज्यादा कैसे समझ में आ सकता है। ज्यादा नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट से, फिर विजुअल सिंबल्स या पिक्चर्स से और ज्यादा समझ में आएगा टेक्स्ट के कंपैरिजन में। फिर फोटोज से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मोशन पिक्चर्स होंगी अगर चलती हुई, एनिमेटेड अगर उसे कुछ दिखा दो और भी ज्यादा। एग्जीबिशन में लेके जाओगे, फील्ड ट्रिप्स में, डेमोन्स्ट्रेशन, अगर जो चीज जो है आप
रियल में उसे नहीं भी दिखा सकते, उसका एक नाटकीय रूपांतर दिखा दोगे, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, तो उससे और समझ में आएगा। कॉन्ट्राइड में भी ऐसे ही है आपका। फिर लास्ट में है आपका रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने बच्चे को रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवा दिया है तो वहां से बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए टॉप पर एक चीज और, यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जबकि हम नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हैं मोटर स्किल्स और एटीट्यूड बच्चे के डेवलप हो रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है, कॉन्ट्राइड एक्सपीरियंस, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, वर्बल सिंबल्स या फिर मोशन पिक्चर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा याद करना है, देखो आपको ऑप्शंस ऐसे ही दिए होंगे जो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, कॉन्ट्राइड और ड्रामेटिक मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जिसमें आप बच्चे को डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपने उसका एक नाट्य रूपांतर दिखाया, तो यहाँ काफी सेंसेस एक्टिव है बच्चे के। वर्बल सिंबल्स में देखो, यहाँ सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा, मौखिक प्रतीक की बात कर रहे हैं हम, मौखिक भी नहीं, शाब्दिक प्रतीक की बात कर रहे हैं, जो मैंने जैसे आपको ट्री बताया था। ठीक है, ट्री, तो ट्री लिख के ही बस बच्चे को ट्री वर्ड से समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है, वर्बल सिंबल सबसे लोएस्ट एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। बच्चे के अगर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स आपको विकसित करने हैं, संज्ञानात्मक कौशल, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। जो आपके टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो दो तीन तरीके से आते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से मेथड में सबसे ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर मेथड के प्रोपोनेंट कौन है, किसने वो मेथड दिया है। तीसरा, किसमें बच्चे के हायर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, किसमें सिर्फ उसका रटना हो रहा है, किसमें उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स किसमें डेवलप हो रहे हैं, रोल प्ले में, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, डिस्कशन सेशन में, लेक्चर मेथड में। तो यहाँ आपको देखना है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स तब डेवलप होंगे जब बच्चे के ज्यादा सेंसेस यहाँ पर एक्टिव है, बच्चे को ज्यादा चीजें समझ में आ रही है। तो ये किसमें होगा आपका, ये है आपका रोल प्ले में। रोल प्ले में सबसे ज्यादा सेंसेस बच्चे के एक्टिव होंगे, बच्चा इन्वॉल्व है। बच्चे को जब डायलॉग बोलना है तो सामने वाले की बात सुननी भी है, कब उसका डायलॉग खत्म हो रहा है तब मैं अपना डायलॉग बोलूं, यानी कि बच्चे को क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है। तभी बच्चा जो है इस रोल प्ले में अच्छे से कर पाएगा अपने पार्ट को। तो रोल प्ले जो है यहाँ पर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए काफी अच्छा है, जो आपके अभी मेथड्स दिए गए। ठीक है, इसमें से नो क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, डिस्कवरी या डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें से आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है पूछा है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जहां पर बच्चे भी आपके ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में भी होंगे, डिस्कवरी में भी होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन, देखो डेमोन्स्ट्रेशन में सेंसेस तो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं बच्चे के, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है, टीचर करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आप बच्चे को डायरेक्टली, अगर वो एसिड्स बेसिस या फिर आप कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, वो डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करते हो, तो टीचर ही खुद वो परफॉर्म करके दिखा देती है और बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर ज्यादा एक्टिव है और बच्चे केवल मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, विजुअली हालांकि देख रहे हैं, उनके सेंसेस तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर ज्यादा एक्टिव है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ इससे ज्यादा, डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट में जो है बच्चों का ज्यादा पार्टिसिपेशन है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे इन मेथड्स में से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी हमें कम दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मैच करना है आपको। आपके पास विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड, प्रोजेक्टेड एड आपकी एक लिस्ट दी हुई है और एक तरफ आपको उसके एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है आपका, ये एक ऑडियो एड है। ठीक है, ये एक ऑडियो एड है। ओएचपी जो है आपका एक विजुअल एड है। फ्लैनल बोर्ड या टेक्स्ट बुक जो है वो क्या हो गई आपकी, अच्छा ये भी आपकी एक विजुअल एड हो गई। तो इसका मतलब ओएचपी आपका विजुअल एड से हम नहीं जोड़ेंगे, ओएचपी विजुअल एड है, लेकिन और भी यहाँ पर बेटर एक ऑप्शन दिया प्रोजेक्टेड। ओएचपी क्योंकि क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, तो इसको आप किससे जोड़ोगे, प्रोजेक्टेड एड से जोड़ोगे। और मोशन पिक्चर तो आपकी इसमें आपका ऑडियो विजुअल दोनों होता है, यानी ए वन के साथ आ रहा है आपका टू। ठीक है, वन के साथ टू आ रहा है, यानी बी सी डी तीनों में है। ओएचपी आपका प्रोजेक्टेड है, ओ एच पी यानी टू के साथ फोर, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्हाट इज या आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं और ऑप्शंस आपके यहाँ है, यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चेक करिए, गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स कौन से अच्छे हैं ये आपसे पूछे। मटेरियल शुड हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, बिल्कुल सही, उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। टीएलएम शुड बी लाइट वेट, सेफ एंड स्टर्डी, ये भी सही है। जो आपके टीएलएम है वो उस वजन में बहुत भारी बल्कि नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित और मजबूत होनी चाहिए। फैमिलियरिटी ऑफ टीएलएम विच विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल आप रिलेटेड होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट को वो आगे ही नहीं बढ़ा पा रही। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, ड्रामेटाइजेशन अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। देखिए जो बच्चे की लर्निंग होती है वो 3 डोमेन्स में होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक, जहां बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, अपने संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग करता है, समझेगा, याद करेगा, सीखेगा, ठीक है, थिंक करेगा, क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा, ये सब कॉग्निटिव आपके डोमेन के अंतर्गत आता है। अफेक्टिव आपका किससे जुड़ा हुआ है, अफेक्टिव आपका जुड़ा है फीलिंग्स से। ठीक है, क्या महसूस कर रहा है बच्चा, क्या फील कर रहा है, वैल्यूज से, वो आपका अफेक्टिव डोमेन में आएगा। और साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है आपका, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स, जो आपका क्रियात्मक पक्ष होता है, बच्चा प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकता है, वो मनोगत्यात्मक पक्ष में आपका आता है। इसी को पहले कोनेटिव कहा जाता था, पहले इसे क्या कहा जाता था, कोनेटिव यानी क्रियात्मक पक्ष कहा जाता था, आज इसे साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर ड्रामेटाइजेशन पूछा है, यानी जो नाट्य रूपण होता है आपका, रोल प्ले भी जिसे हम कहते हैं, वो किन डोमेन्स को आपका टच करता है, अफेक्ट करता है, तो वो तीनों डोमेन्स को करेगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, साइकोमोटर हो गया। कॉग्निटिव डोमेन का वहां पर क्योंकि अटेंटिव रहना है उसको, उसका भी प्रयोग हो रहा है। अफेक्टिव डोमेन क्योंकि इमोशंस बहुत सारे कन्वे हो जाते हैं ड्रामा में, तो ये तीनों को ही अफेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आंसर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ सस्टेनेबल मॉड्यूल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द स्कूल कैंपस, दिस टास्क इज प्राइमरली एम्ड एट विच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। तो यदि कोई शिक्षक छात्रों से स्कूल परिसर के लिए अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक स्थायी मॉड्यूल डिजाइन करने को कहता है, तो आपके जो ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण है उसमें संज्ञानात्मक स्तर को किसको ये लक्षित करता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी पता होनी चाहिए। तो देखिए बीएस ब्लूम जो है आपके, इन्होंने आपके कॉग्निटिव डोमेन की हायरार्की दी है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपकी जो लर्निंग होती है 3 पक्षों में होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। उसमें से जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है उसकी हायरार्की बीएस ब्लूम ने दी है। और इन्होंने देखो 1956 में ये जो हायरार्की दी थी, इसमें इन्होंने क्या क्या चरण दिए थे कि सबसे पहले बच्चा जो है उसको आप नॉलेज दोगे, फिर बच्चा जो है अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद उसको अनुप्रयोग यानी अप्लाई करेगा अपनी रियल सिचुएशंस में, फिर एनालिसिस की क्षमता उसके अंदर जागृत होती है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, फिर संश्लेषण कर सकता है, और उसके बाद इवेल्युएट यानी कि क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। अब इसी का जो आपका रिवीजन था, इसको रिवाइज किया था एंडरसन ने। किसने रिवाइज किया था, एंडरसन ने रिवाइज किया था इसको 2001 में। और उन्होंने 2 चेंजेस किए थे। पहले तो यहाँ पर ये जो नाउन टर्म्स थे, ये सारे क्या है, नाउन टर्म्स है, इनको वर्ब में चेंज कर दिया था, क्रिया में, संज्ञा को क्रिया में कर दिया था। और दूसरा ऊपर के जो 2 थे, इनको इन्होंने रिवर्स कर दिया था। तो देखो यहाँ पर नॉलेज क्या हो गया, रिमेंबर। ठीक है, नॉलेज मतलब याद करना, यहाँ पर ज्ञान की बात है तो यहाँ पर याद करना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड यानी समझना। फिर एप्लीकेशन यानी अप्लाई, क्रियात्मक पक्ष पे आ गया ना वो। एनालिसिस, एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन को इन्होंने इंटरचेंज किया। सिंथेसिस ऊपर यानी क्रिएट कर दिया इन्होंने इसे, और इवेल्युएशन कहाँ चला गया, नीचे, जिसे उन्होंने इवेल्युएट किया। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, ये जो आपके नीचे के ये 3 होते हैं ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये आपके लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉट्स होते हैं, लॉट्स। ठीक है, यानी आपके निम्न स्तर के कौशल होते हैं, ये निम्न स्तर के चिंतन कौशल। और यहाँ पर क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये ऊपर के जो 3 हैं ये हॉट्स कहलाते हैं, यानी उच्च स्तर के चिंतन कौशल। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक टीचर ने जो वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल मॉड्यूल डेवलप करने के लिए दिया है, तो ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी यानी एंडरसन वाली जो है आपका, उसके अनुसार ये क्या है आपका। ठीक है, किसमें आएगा ये, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग या अप्लाइंग। तो ये आपका आएगा किसमें, ये आएगा आपका क्रिएटिंग में। ठीक है, कि कुछ ना कुछ बना रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रेफर्स टू, ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग स्तर का अर्थ है रिमेम्बरिंग फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, जजिंग वैल्यू। अनुप्रयोग, अप्लाई करने का मतलब क्या है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे आप नई सिचुएशन में अप्लाई करें, यूज करें। तो इसका आंसर होगा 3। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डोमेन एम्फेसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कौन सा क्षेत्र मूल्य और दृष्टिकोण के विकास पर बल देता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या सोशल। तो इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा, आपका जो वैल्यूज और एटीट्यूड से रिलेटेड है वो है आपका अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष। तो आज हमने जो आपके टीचिंग मेथड्स है, हमने बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वहां पर बन सकते हैं, टीचिंग एड्स किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में हमने जब कॉग्निटिव डोमेन की बात करी, ऐसे ही आपके जो हायरार्की होती है वो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की भी होती है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, वहां पर डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। और अगर आप
स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।